नमस्कार दोस्तों। आज हम व्यवस्था सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सिस्टम थ्योरी भी कहते हैं। इसे देने का श्रेय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्टिन ए कापलान को जाता है। उनकी बुक है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने सिस्टम थ्योरी के बारे में बात की। देखो, जो सिस्टम थ्योरी है ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मॉडर्न अप्रोच का भाग है। मॉडर्न अप्रोच में व्यवहारवादी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता था। उसमें कई उपागम थे, जैसे सिस्टम थ्योरी हो गई, गेम थ्योरी हो गई, कम्युनिकेशन थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। उसी में एक थी सिस्टम थ्योरी, जो मार्टिन कापलान ने दी। कापलान बोलते थे कि बहुत सारे एक्टर होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुत सारे एक्टर होते हैं। इससे पहले जो परंपरावादी थे, या फिर जो इससे पहले हमारे रियलिज्म के थिंकर थे, वो बोलते थे कि केवल एक एक्टर होता है, वो है राज्य। लेकिन सिस्टम थ्योरी में कापलान बोले कि बहुत सारे एक्टर होते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि मुख्य एक्टर तो शाहरुख खान है। मूवी के जवान मूवी में मान लीजिए मुख्य एक्टर शाहरुख खान है, लेकिन बाकी एक्टर्स का भी अपना अपना रोल है। बाकी एक्टर के बिना मूवी हिट नहीं होगी, बाकी एक्टर की भी ज़रूरत है मूवी में। उसी तरह से यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो केवल राज्य उसको नहीं चला सकता। मतलब राज्य मुख्य एक्टर है, ये मानते हैं मार्टिन कापलान, लेकिन बाकी एक्टर्स की भी ज़रूरत है। तो कापलान बोले कि दो प्रकार के एक्टर होते हैं। एक होता है स्टेट एक्टर, जिसमें अलग अलग संप्रभु राष्ट्र आते हैं, सोवरेन स्टेट्स आते हैं। दूसरा होता है नॉन स्टेट एक्टर। तो कापलान बोलते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर में ना बहुत सारी चीज़ें, जो मतलब नॉन स्टेट एक्टर में आता है, जैसे यूएनओ हो गया, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कुछ भी यूएनओ हो गया, या फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, या फिर इसके साथ ही ऐसे हो गए पर्यावरण संगठन हो गए। ये नॉन स्टेट एक्टर हैं और ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ये भी दिशा देने में अपनी भूमिका निभाते हैं, ऐसा कापलान बोलते थे। इसके बाद कापलान ये भी बोलते थे कि जो विश्व है वो अंतर्निर्भर है। अंतर्निर्भर मतलब कि केवल आपको स्टेट का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि आपको बाकी चीज़ों का भी अध्ययन करना है। जैसे अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन करना है, या फिर समाज का भी अध्ययन करना है। और अर्थव्यवस्था राजनीति को प्रभावित करती है, राजनीति समाज को प्रभावित करती है, समाज बाकी चीज़ों को प्रभावित, संस्कृति को प्रभावित करता है। तो ऐसे हर चीज़ ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरडिपेंडेंट है, ऐसा मार्टिन कापलान बोलते थे। अगली बात वो बोलते थे कि अगर आपको आईआर को समझना है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों या राष्ट्र राज्य के नेताओं के व्यवहार को समझना होगा, उनके बिहेवियर को समझना होगा कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। अलग अलग नेता या फिर अलग अलग देश का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे भारत में कोई प्रधानमंत्री बहुत सॉफ्ट रहता है, कि वो ना आम तौर पे कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेता, कठोर निर्णय नहीं लेता। लेकिन वहीं कोई प्रधानमंत्री आएगा, इंदिरा गांधी आएगी, वो कोई भी कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते। वैसे ही कुछ देश होते हैं जो जिनका ये नेचर होता है कि वो कई बार कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते। इजराइल जैसे देश, कि वो कभी भी युद्ध से हटते नहीं हैं। लेकिन कुछ देश युद्ध नहीं चाहते। तो हर देश का ना अलग अलग व्यक्तित्व होता है। तो अगर आपको आईआर को समझना है तो उसके लिए आपको अलग अलग देश के नेताओं के व्यवहार को समझना होगा, अलग अलग देश के व्यवहार को समझना होगा, ऐसा कापलान का कहना था। इसके बाद कापलान ने ना आईआर में 6 व्यवस्थाएं बताई। 6 व्यवस्थाएं बताई। जैसे उनकी पहली व्यवस्था, ये बहुत पूछा जाता है नेट में या बाकी एग्जाम में। तो 6 व्यवस्थाएं, उनमें से पहली है शक्ति संतुलन की व्यवस्था, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर में बोलते हैं ना, कापलान बोलते हैं कि 5-6 महाशक्तियां थी। ये ना 18वीं 19वीं या फिर 20वीं सदी तक ये वाली व्यवस्था थी। इसमें 5-6 महाशक्तियां थी, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। ऐसे 5-6 महाशक्तियां थी जिनकी शक्ति लगभग बराबर थी, और यही 5-6 महाशक्तियां पूरे विश्व को चलाती थी। तो इस दौर को बोला कि ये शक्ति संतुलन की व्यवस्था है। इसके बाद मार्टिन कापलान अपनी दूसरी व्यवस्था देता है, जिसको बोलते हैं शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, या फिर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लूज बायपोलर सिस्टम।
लूज बाइपोलर सिस्टम में कापलान बोलते हैं कि दो पोल हैं, जैसे कि मान लो यूएसए है और यूएसएसआर है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये लाल वाला हिस्सा यूएसएसआर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूएसए है। लेकिन इनके साथ ही ये बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, ये व्यवस्था लूज है, क्योंकि कई देश हैं जो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं है। जैसे नैम के देश जो हो गए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के देश, वो दोनों में दोनों गुटों का पार्ट नहीं है। जैसे यहाँ के भारत हो गया या बाकी देश हो गए, ये दोनों गुटों में नहीं है। तो यही बोलते थे कि ये व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें दो गुट होंगे, दो पोल होंगे, लेकिन कई ऐसे देश भी होंगे जो दोनों दोनों पोल के भाग नहीं होंगे, दोनों ध्रुवों में नहीं होंगे। तो ये शिथिल ध्रुवीय व्यवस्था बोले दूसरा। तीसरा है उनका कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। मतलब अब ना नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसा कुछ संगठन नहीं रहेगा, सभी देश किसी न किसी गुट के भाग होंगे। तो दो गुट होंगे मजबूत और सभी देश उनके पार्ट होंगे। जैसे एक गुट ये हो गया, एक गुट ये हो गया, और कोई देश अलग नहीं रहेगा गुटों से। तो ये कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था होगी या टाइट बाइपोलर सिस्टम होगा। कापलान का चौथा मॉडल था जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक व्यवस्था, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम। इसमें कापलान बोले कि इसमें ऐसा होगा कि जो देश होंगे, देश कमज़ोर हो जाएंगे या फिर देशों की शक्ति कम रहेगी, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ हो गया, है ना, इनकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और ये बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक व्यवस्था या फिर यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम। कापलान का पांचवा मॉडल है जिसको बोलते हैं पद सोपानिक व्यवस्था या हायरार्कियल सिस्टम। इसमें होता है कि कोई एक देश होता है, वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है और वही पूरे विश्व को अपने हिसाब से चलाता है। मतलब यूनिपोलर सिस्टम होता है, यूनिपोलर सिस्टम होता है कि अब जो ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो सब नहीं रह जाते, यूनो और बाकी संगठन कमज़ोर हो जाते हैं और एक देश होता है वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में कि एक देश है, जैसे अमेरिका है यहाँ पे, और उसके नीचे बाकी संगठन या बाकी देश दबे हुए हैं, वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। तो इसको बोलते हैं हायरार्कियल सिस्टम, पद सोपानिक व्यवस्था। हमारा छठवां मॉडल है, आखिरी मॉडल है जो, उसको बोलते हैं यूनिट वीटो सिस्टम या फिर इकाई वीटो की व्यवस्था। इसमें क्या होगा कि हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा, सभी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा और इसीलिए अब कोई देश किसी देश पे हमला नहीं करेगा या फिर कोई देश ज़्यादा शक्तिशाली व कोई देश कम शक्तिशाली, अनइक्वल पावर नहीं रह जाएगी, क्योंकि सभी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है। तो नैम की जो मतलब एक मैड का थ्योरी होती है कि म्यूचुअल असॉर्ड डिस्ट्रक्शन, की कोई देश अगर किसी देश पर हमला करेगा तो उसको भी हमला मिलेगा और दोनों को घाटा होगा, दोनों का म्यूचुअल असॉर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए ना अब शक्तियाँ लगभग समान हो जाएंगी सबकी और सबके पास परमाणु हथियार हो जाएंगे। ये छठवां मॉडल था कापलान का, जिसको बोलते हैं यूनिट वीटो सिस्टम। तो कापलान ने अपने ऐसे 6 मॉडल दिए हैं और ये बहुत पूछता है कि, एक तो पूछता है कि इसको क्रम से जमाइए, तो आपको इनका क्रम याद होना चाहिए। दूसरा आपसे कई बार पूछता है कि इनमें से कौन कापलान के मॉडल नहीं है, तो आपको इन सभी 6 का नाम पता होना चाहिए और थोड़ी थोड़ी इनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी कापलान ने 4 अन्य मॉडल दिए अपने, है ना, जिनमें से पहला मॉडल था उसका अति शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। मतलब कि बायपोलर सिस्टम तो होगा लेकिन वो बहुत शिथिल होगा, बहुत कमज़ोर होगा और देश मतलब अलग पोल से अलग भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था, कि ब्लॉक होंगे अलग अलग, वो अस्थिर होंगे। तीसरी व्यवस्था जो उसने बताई थी देतांत की। देतांत आपको, जब आप कोल्ड वार पढ़ेंगे तो 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होती है, उसके बाद देतांत शुरू हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है शीत युद्ध। तो कापलान ने अपने 4 मॉडल में तीसरा मॉडल दिया था देतांत का। और कापलान का चौथा मॉडल था अपर्याप्त परमाणु अप्रसार। तो कई बार पूछेगा कि कापलान ने अपने अन्य 4 जो मॉडल दिए थे उनके बारे में बताइए। तो ये हैं अति शिथिल ध्रुवीय व्यवस्था, अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था, देतांत और अपर्याप्त परमाणु अप्रसार। तो इस तरह से हम कापलान का जो व्यवस्था सिद्धांत है, सिस्टम थ्योरी है, उसको अच्छे से समझ चुके हैं। मैं अपना अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बाकी के
जो बिहेवियरलिज्म के बाकी के मॉडल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।